नमस्कार। जिंदगी और जिंदगी कैसे बनाती है, ये शायद कुदरत के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से लेकर साइंस की सबसे एडवांस्ड तकनीकों तक। तो चलिए सीधा इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर प्रकृति ने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जीवों को कौन-कौन से रास्ते दिए हैं? इसका जवाब दरअसल दो बहुत ही बेसिक आइडियाज में छिपा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन यानी जनन के मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। एक है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। एक में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है तो दूसरे में दो पेरेंट्स की। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, फर्क एकदम सीधा साधा है। अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव ही अपनी एक कॉपी तैयार कर देता है, कोई पार्टनर नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में दो अलग-अलग पेरेंट्स की जरूरत होती है, जहां नर और मादा युग्मक यानी कि स्पर्म और एग का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। अलैंगिक जनन के भी दो बड़े मजेदार तरीके हैं, मुकुलन और द्विखंडन। हाइड्रा जैसे जीव में क्या होता है कि उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक बड सा निकलता है और वही बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। और अमीबा तो और भी कमाल है, वो तो बस बीच से दो हिस्सों में बट जाता है और लो हो गए दो नए अमीबा। है ना एकदम सिंपल और असरदार। अब जरा लैंगिक जनन पर वापस आते हैं। यहाँ भी दो तरह की सिचुएशन बनती है। एक है आंतरिक निषेचन, जैसा कि हम इंसानों या गायों में होता है, जहाँ स्पर्म और एग का मिलन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। दूसरा है बाह्य निषेचन, जो ज्यादातर पानी में रहने वाले जीवों जैसे मेंढक और मछली में होता है। यहाँ ये पूरी प्रक्रिया शरीर के बाहर पानी के अंदर होती है। तो ठीक है, एक बार एग फर्टिलाइज हो गया, पर इसके बाद क्या? यहीं से तो एक नई जिंदगी के बनने का वो अद्भुत सफर शुरू होता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अकेली सेल से, जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। फिर ये सेल डिवाइड होती जाती है जब तक कि वो सेल्स का एक गोला न बन जाए। इसे कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। और जब इस भ्रूण में हाथ, पैर, आंखें जैसे अंग पहचाने जाने लगते हैं तो उसे गर्भ या फीटस कहा जाता है। सोचिए, एक सेल से एक पूरे जीव का सफर। विकास की बात तो समझ आ गई, लेकिन इसके बाद वो जीव दुनिया में कैसे आता है? क्या वो अंडे के रूप में बाहर आता है या फिर सीधे एक छोटे से शिशु के रूप में? नेचर के पास इसके लिए भी दो अलग-अलग प्लान हैं। इन दोनों रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। अंडप्रजक यानी ओविपेरिस जीव जैसे मुर्गी या छिपकली ये अंडे देते हैं और बच्चे का सारा डेवलपमेंट शरीर के बाहर उस अंडे के अंदर होता है। दूसरी तरफ है सजीव प्रजक यानी विविपेरिस जीव जैसे हम इंसान और कुत्ते बिल्लियां। ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पूरा विकास माँ के शरीर के अंदर ही होता है। लेकिन रुकिए, कुछ जीवों की कहानी में एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट भी आता है। एक ऐसा बदलाव जो उन्हें पहचानना ही मुश्किल कर देता है। और इसी बदलाव को कहते हैं कायांतरण। कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस का सीधा सा मतलब है एक लार्वा का पूरी तरह से एक अडल्ट में बदल जाना। ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक नया रूप ले लेना है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन है? जी हाँ, मेंढक। उसकी जिंदगी अंडे से शुरू होती है, फिर वो बनता है टैडपोल, जो किसी छोटी सी मछली जैसा दिखता है, और फिर मेटामॉर्फोसिस के जादू से वो एक प्रॉपर मेंढक बन जाता है। और ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि एक टैडपोल और एक मेंढक दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। टैडपोल के पास पूंछ होती है, वो गलफड़ों से सांस लेता है, और ये पूरा कायापलट एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। इसे बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। मतलब जरा सोचिए, अगर पानी में आयोडीन की कमी हो जाए तो वो टैडपोल बेचारा कभी मेंढक बन ही नहीं पाएगा। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि प्रकृति ये सब कैसे करती है, पर अब चलिए लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान ने इस प्रक्रिया में क्या कमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ की। इन विट्रो ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही होता है कांच में। तो ये एक ऐसी तकनीक है जहां फर्टिलाइजेशन का काम शरीर के बाहर एक लैब डिश में किया जाता है। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि डॉक्टर्स एग और स्पर्म को लैब में एक साथ लाते हैं
फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसे लगभग 1 हफ्ते तक लैब में ही डेवलप होने दिया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को वापस माँ के गर्भ में रख दिया जाता है। यानी जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं वो असल में टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि माँ के गर्भ में ही पूरा विकसित होता है। और अब आते हैं साइंस के एक ऐसे कारनामे पर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी जीव की हूबहू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी तैयार करना। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है एक भेड़ जिसका नाम था डॉली। डॉली की कहानी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। साइंटिस्ट्स ने एक भेड़ ए की बॉडी से एक सेल लिया, फिर एक दूसरी भेड़ बी का अंडा लिया और उसका न्यूक्लियस निकालकर फेंक दिया। अब उन्होंने भेड़ ए के सेल का न्यूक्लियस भेड़ बी के खाली अंडे में डाल दिया और फिर इस तैयार अंडे को एक तीसरी सरोगेट माँ के गर्भ में रख दिया। और 5 जुलाई 1996 को जब डॉली पैदा हुई तो ये वाकई एक चमत्कार था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? डॉली की शक्ल उसे जन्म देने वाली माँ पर नहीं गई थी। वो बिल्कुल उस भेड़ की कॉपी थी जिससे वो न्यूक्लियस लिया गया था। इससे ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गई कि क्लोन हमेशा न्यूक्लियस डोनर की ही एग्जैक्ट कॉपी होता है। डॉली ने ये तो साबित कर दिया कि एक मैमल यानी स्तनपायी जीव को क्लोन करना मुमकिन है। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, पर यह हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने भी खड़ा कर देती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी और इस दुनिया के भविष्य पर क्या असर हो सकता है। सोचने वाली बात है ना?